ममता बनर्जी का विवेक मर चुका है, इसलिए वो पागलों की तरह, विक्षिप्त की तरह कुछ भी बयान दे रही हैं। उन्हें मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, वो जाएं और दिखाएं। बीजेपी सरकार को अभी कहीं कुछ नहीं होने वाला है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को अभी कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी पूरे 5 वर्ष तक शासन करेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने का जो हमारा संकल्प है, अखंड भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है, देश को विकसित भारत जो हमारा बनाने का संकल्प है 2047 तक, प्रभु की कृपा से, अल्लाह के करम से बहुत जल्दी वो पूरा होगा। और ममता बनर्जी को भारत के विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि गैर संवैधानिक, गैर राष्ट्रीय बयान देना चाहिए। ये बयान निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है। ममता बनर्जी को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। और ममता बनर्जी को इस बात का पता नहीं है कि यदि कानूनी कार्रवाई हुई तो वैधानिक रूप से उन्हें हटाया जा सकता है उनकी इस स्टेटमेंट के लिए। जुमा भी होगा, जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी और होली भी मनाई जाएगी। बहुत सारे समझदार हिंदुओं की तरफ से बयान आ चुका है कि हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कोई नमाज पढ़ने मुस्लिम भाई जा रहा है तो उस पर जानबूझकर कोई रंग ना डाले। यदि 1 घंटा जुमे की नमाज का समय बढ़ाना पड़े तो हम उसे ज़रूर बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। 12 बजे नमाज होती है, 1 बजे कर लेंगे, 1 बजे होती है हम 2 बजे कर लेंगे। जुमे की नमाज का वक्त जो है ना, जैसे असर का वक्त, शाम की नमाज का वक्त 4 बजे का होता है। वैसे सर जल्द ही कुछ ही महीनों बाद या फिर हम कहें कि अगले साल आने वाले यानी कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही अब ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कह रही हैं कि अब जल्द ही बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। किस तरीके से देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ममता बनर्जी का एक वीडियो मैंने देखा था, किस भाषा में था पता नहीं। हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा बम्बा बम्बा। आपको भी नहीं पता ये कौन सी भाषा है, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी भाषा है। यानी कि उनको किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, उसे दिखाने की आवश्यकता है। बीजेपी स्वयं कहती है ये गठबंधन की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हमारे गठबंधन का नाम है। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बीजेपी की सरकार है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से व्यक्तिगत विद्वेष वे रखती हैं और बार बार इसीलिए कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार चली जाएगी। वो खुद अपनी सीट नंदीग्राम की नहीं बचा पाई। शुभेंदु अधिकारी जी ने उन्हें हरा दिया था और चैलेंज करके हराया था। और दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर अब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं रह गई है। पहले तो ये होता था कि जी दुर्गा पंडाल में आग लगाई जा रही है, रोहिंग्या बस्तियां बसाई जा रही हैं। अब महिलाओं के साथ अनाचार, अत्याचार हो रहा है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके साथ हो रहा है। अपराध वहाँ पर चरम सीमा पर आ चुका है। रोहिंग्या बस्ती लगातार बस रही है और जो देश विरोधी गतिविधियां लगातार वहां से संचालित हो रही हैं। तो ममता बनर्जी का अंतकाल निश्चित आ चुका है। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ममता बनर्जी का विवेक मर चुका है, इसलिए वो पागलों की तरह, विक्षिप्त की तरह कुछ भी बयान दे रही हैं। उन्हें मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, वो जाएं और दिखाएं। बीजेपी सरकार को अभी कहीं कुछ नहीं होने वाला है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को अभी कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी पूरे 5 वर्ष तक शासन करेंगे और देश को विश्व गुरु बनाने का जो हमारा संकल्प है, अखंड भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है, देश को विकसित भारत जो हमारा बनाने का संकल्प है 2047 तक, प्रभु की कृपा से, अल्लाह के करम से बहुत जल्दी वो पूरा होगा। सर इसी के साथ जैसे कि आपने जिक्र किया कि ममता बनर्जी आज जो बयानबाजी कर रही हैं और सरकार जो है वो कहीं जाने वाली नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर इस तरीके की बात कही हो, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए पीएम मोदी या उनके कोई भी नेता जो हैं वो बाहरी हैं। जो पश्चिम बंगाल भी हमारे देश का ही एक अभिन्न अंग है, तो फिर उसे क्यों कहा जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ के लिए बाहरी? देखिए, बात ये है ना, एक विचारधारा आई, उसने ये कहा कश्मीर की आज़ादी भारत की बर्बादी। उसी विचारधारा ने कहा कि हम जी चिकन नेक काट देंगे और असम को, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। उसी परंपरा में अब ये लोग अंदर घुसते जा रहे हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल से पृथक बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भारत देश इकहरी नागरिकता वाला देश है। अनुच्छेद 5 में इकहरी नागरिकता की बात की गई, यानी कि केवल और केवल भारत की नागरिकता होगी। कोई पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का अलग से नागरिक नहीं होगा। इस देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होगा, इस देश का एक संविधान होगा, इस देश की एक नागरिकता होगी और इस देश का एक विधान होगा और इस देश का एक प्रधान होगा और सभी को उस प्रधान को स्वीकार करना है संविधान के तहत। तो यदि वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री को वो बाहरी मानती हैं, यानी कि वो संविधान
को बाहरी मान रही हैं, यानी कि संविधान का अपमान कर रही है, इस देश के तिरंगे का अपमान कर रही है, इस देश की संप्रभुता का अपमान कर रही हैं। जो ये कहता है संविधान कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो इससे पता चलता है उन्होंने इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित तो बिल्कुल भी नहीं किया है, यानी कि वो इस संविधान की आत्मा को नहीं जानती है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश की गरिमा और गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है और 2047 में भारत को जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। और ममता बनर्जी को भारत के विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि गैर संवैधानिक, गैर राष्ट्रीय बयान देना चाहिए। ये बयान निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है। ममता बनर्जी को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। और ममता बनर्जी को इस बात का पता नहीं है कि यदि कानूनी कार्रवाई हुई तो वैधानिक रूप से उन्हें हटाया जा सकता है उनकी इस स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि भारत एक संघात्मक राज्य है और इकहरी नागरिकता वाला राज्य है। कानूनी दृष्टिकोण से हम कहते हैं उसे राष्ट्र, नेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर पार्लियामेंट में चल रहे सेशन को लेकर, यहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को लेकर जो है वो हमलावर हैं। इसी बीच बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रही हैं, यानी कि वो एक दिखावटी हिंदू हैं। और वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे हिंदुत्व जो है वो आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है वो आपके द्वारा किया गया है, तो यहीं पर सवाल मेरा यही भी है कि सर आने वाले दिनों में होली का त्यौहार है और उसी दिन जो है वो जुमे का दिन पड़ रहा है, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर भी कई राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं। इस पर देखिए, भारत राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी से बहुत ऊंचा है, भारत व्हाट्सएप से बहुत ऊंचा है, भारत किसी मीडिया ग्रुप से बहुत ऊंचा है, भारत किसी भी नेता से बहुत ऊंचा है। अटल जी ने एक बात कही थी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। और हमारा देश है। जुमा भी होगा, जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी और होली भी मनाई जाएगी। बहुत सारे समझदार हिंदुओं की तरफ से बयान आ चुका है कि हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कोई नमाज पढ़ने मुस्लिम भाई जा रहा है तो उस पर जानबूझकर कोई रंग ना डाले। बहुत सारे हिंदू नेता ये कह चुके हैं और ऐसा इस देश में पहले भी हो चुका है। बहुत सारे मुस्लिम लीडरान और बहुत सारे मुस्लिम इमाम, मुफ्ती, मौलाना ये कह चुके हैं कि हाँ भाई, यदि 1 घंटा जुमे की नमाज का समय बढ़ाना पड़े तो हम उसे ज़रूर बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। 12 बजे नमाज होती है, 1 बजे कर लेंगे, 1 बजे होती है हम 2 बजे कर लेंगे। जुमे की नमाज का वक्त जो है ना, जैसे असर का वक्त, शाम की नमाज का वक्त 4 बजे का होता है, तो जुमे का वक्त 3 से 3:30 बजे तक भी जा सकता है। ये इस्लामी पद्धति कहती है। तो कई सारे समझदार लोग कह रहे हैं यानी कि ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक ये भी बयानबाजी आई थी कि कुंभ में मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सब व्हाट्सएप और मीडिया का खेल है। मैं कुंभ गया, मैंने कुंभ में डुबकी लगाई, पूरी दुनिया ने वो वीडियो भी देखा, मैंने वीडियो भी डाली और मैंने वहाँ देखा तमाम पत्रकार मुस्लिम मैंने देखे बहुत सारे। वहाँ पर मैंने देखा जो शॉप्स लगाई है, चप्पल बेच रहे हैं, जूता बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं, मुस्लिम है। कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर मस्जिद है, कहीं कोई करोड़ों 67 करोड़ हिंदू वहाँ पहुँच रहे हैं, किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हमारा देश बहुत ऊंचा है। ईद आरोप लगाया जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, ये मस्जिदों के पीछे पड़े हुए हैं। हर जगह पर जो है वो सर्वे करने के लिए टीम को भेज रहे हैं और कहीं ना कहीं मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनवाए जा रहे हैं। इस तरीके के भी आरोप सरकार पर। बिल्कुल ये गलत बात है, निराधार है, तथ्यों के विपरीत है। आप तथ्य देखिए, उन लोगों को चाहिए कि पहले तो भारत देश में मस्जिदों की गिनती करें और सऊदी अरब और पाकिस्तान में गिनती करें। वो पाएंगे कि सऊदी और पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें भारतवर्ष में, और मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूँगा, अकेले उत्तर प्रदेश में इतनी मस्जिदें हैं कि पूरे पाकिस्तान या सऊदी अरब में नहीं होगी, इतनी मस्जिदें हैं इस देश में। फिर दूसरी गिनती करें कि मुसलमान कहाँ ज़्यादा है, पाकिस्तान में, सऊदी में, ईरान में, इराक में। ये सब देश की पॉपुलेशन भी मिला लोगे तो भारत में ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित, मस्जिदें सबसे ज़्यादा सुरक्षित भारत में है। फिर जो आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये केवल राजनीतिक और भड़काने का काम है। इस्लाम बहकाना नहीं, महकाना सिखाता है। भड़काना, दंगे करना, फसाद करना, ये शैतानी काम है। मोहब्बत फैलाना खुदाई काम है, तो हम खुदाई काम करें। और मोहन भागवत जी का ये बयान आ चुका है कि भाई हर मस्जिद में जाकर शिवलिंग की तलाशी ना करें। मोहन भागवत जी का बयान आ चुका है, हम सब का डीएनए एक हैं, हम सब के पूर्वज एक हैं। हम पूजा पद्धति से भले अलग अलग हों, लेकिन हम सब भारत माता की संतान हैं, हम एक हैं। तो ऐसे सुलझे हुए बयानों का स्वागत करना चाहिए।